नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सृजन कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग अलग अलग चैप्टर को डिस्कस करेंगे और 10वीं क्लास का एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और आज हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के पहले कुछ वर्ड्स को हम लोग समझते हैं। एक वर्ड होता है डेकोरेशन, एक वर्ड होता है डेकोरेशन। लगभग सभी लोग परिचित होंगे डेकोरेशन क्या होता है। डेकोरेशन मतलब क्या? सजावट। बहुत सारे चीज़ अगर हमारे घर, जैसे एक दवा की दुकान में आप चले जाइए, वहाँ पे आप किसी मेडिकल वाले से बोलिएगा कि मुझे ये फलना एसी लोग गोली चाहिए, तो वो जाएगा और दवा निकाल के आपको दे देगा, जबकि उसके उस दुकान में हज़ारों प्रकार की दवाएँ हैं, लेकिन वो कैसे चुन के दे देता है आपको एसी लोग फटाक से 1 मिनट के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि कौन सा दवा कहाँ रखा है। फिर उसको पता है तो इतना याद करके कैसे रखा है भाई? एसी लोग का तो याद है, प्रत्येक दवा कैसे याद रखा है वो? तो वो इसलिए याद रखा है क्योंकि उसको पता है कि किस पैटर्न से डेकोरेट किया गया है, कि इस खंड में, पहले वाले खंड में मान ली पहला खंड है, इसमें ए वाला दवा है, दूसरे खंड में बी से डेकोरेट दवा है। मतलब ऐसा डेकोरेशन जो निश्चित रूल रेगुलेशन से डेकोरेट किया गया हो उसको पैटर्न कहते हैं। मतलब बहुत सारे पैटर्न सामान रखे हुए हैं, निश्चित पैटर्न से रखा हुआ है। हमारे स्कूल में आज, आपके स्कूल में जब हम लोग असेंबली में जाते हैं तो पहला लाइन देखिएगा, लाइन लगेगा तो असेंडिंग, और सबसे छोटा बच्चा आगे, उससे बड़ा बच्चा पीछे, ऐसे करके एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा होता है। पहला क्लास का लाइन, दूसरा क्लास का लाइन, तीसरा क्लास का लाइन, ऐसे करके लाइन, ताकि कोई अगर नया बच्चा है, चाहे कोई नया टीचर आए तो अंदाज़ लगा ले कि ये वाला जो लाइन है किस क्लास का है, 5th क्लास के बच्चे हैं, किस क्लास के बच्चे हैं। ये कैसे पता चल रहा है? एक पैटर्न के आधार पर पता चल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो पैटर्न की आवश्यकता कब पड़ रही है? जब बहुत सारे नंबर्स हो, बहुत सारे डाटा हो हमारे पास, तब ना उनको डेकोरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो डेकोरेशन की आवश्यकता पड़ेगी कैसे? जैसे मान ली किसी इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे पढ़ते हैं, अब 2 बच्चे 9th के, 1 बच्चे 10th के, तो दोनों को एक साथ मिला के हम पढ़ा लिए। अगर 9th के बच्चे 10 हैं, 10th के 20 बच्चे हैं, तो 9th का एक अलग बैच, 10th का एक अलग बैच। ये क्या है? एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब जब बहुत सारे नंबर दिए गए हों तो उनको एक निश्चित रूल के अनुसार डेकोरेट किया जाता है, उसी को पैटर्न कहते हैं और उसी को ही डेकोरेशन कहते हैं और उसी को ही प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको डेकोरेशन से स्टार्ट किया था, डेकोरेशन रिलेटेड है प्रोग्रेशन से। पहला वर्ड है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हिंदी में कहते हैं अनुक्रम, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। अब सीक्वेंस है क्या? बेसिकली जब बहुत सारे नंबर्स को एक निश्चित रिलेशन के अनुसार डेकोरेट किया गया, जस्ट लाइक मान लेते हैं यहाँ है √2, √3, √4, √5 और यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगला नंबर क्या होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, या 5 है, तो गारंटी कि अगला नंबर 6 होगा। मतलब वैसा डेकोरेशन, वैसा अरेंजमेंट जिससे आप अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर पता कर सकें, तो समझ लीजिए क्या है? सीक्वेंस। मतलब एक सीक्वेंस में रखा गया। अगर सीक्वेंस में नहीं रखा जाए, कोई चीज़ कहीं रख दिया जाए, तो अगला नंबर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि दवा के दुकान में चले जाइए, तो नया भी जो उस दुकान का मालिक होगा, जो अक्सर दवा नहीं निकालता होगा, अगर उसके यहाँ स्टाफ नहीं है तो फिर भी जाकर दवा निकाल लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस सीक्वेंस में रखा गया है। पहला खंड ये है, ए वाला है, तो दूसरा खंड बी वाला होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक सीक्वेंस है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, तो गारंटी कि अगला नंबर क्या होगा? 1/5 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज अ सीक्वेंस। या ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो गारंटी कि अगला नंबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। अगला नंबर क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा। दैट इज, ये सब क्या है? ये सब सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस बहुत सारे नंबर का, बहुत सारे डाटा का एक अरेंजमेंट का एक तरीका है कि उसको कितने तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं, कितने तरीके से सजा सकते हैं, जिससे हमको अगला नंबर फाइंड आउट हो जाए। तो समझ लीजिए कि वो क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन सीक्वेंस आपके सामने एक नया वर्ड है, हमको पढ़ना है प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस ये है तो प्रोग्रेशन क्या भाई? प्रोग्रेशन भी एक प्रकार का सीक्वेंस ही है। प्रोग्रेशन में होता क्या है? प्रोग्रेशन को मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रोग्रेशन को वैसे सीक्वेंस जिनको 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग बांटा गया कि वैसा डेकोरेशन जो इस टाइप से डेकोरेट हो कि या तो एक फिक्स नंबर इंक्रीज करे या तो फिक्स नंबर डिक्रीज करे। मतलब एक फिक्स नंबर बढ़े चाहे फिक्स नंबर घटे। जैसे 2 के बाद 5, उसके बाद 8,
उसके बाद 11, उसके बाद 14, 14, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा आप बता सकते हैं 17 होगा। फिक्स नंबर बढ़ रहा है 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। मेरी बात समझ में आ रही है। एज एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1, उसके बाद -1, -3, -5। मेरी बात समझ में आ रही है। 2 2 घट रहा है तो गारंटी कि अगला नंबर क्या होगा -7 होगा। अगला नंबर क्या होगा -9 होगा। तो बहुत सारे बहुत सारे सीक्वेंस में एक टाइप ये है कि जब फिक्स नंबर बढ़े अथवा फिक्स नंबर घटे तो समझ लीजिए कि ये एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन को 3 भाग में बांटा गया है, उस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक प्रकार का सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, लेकिन हम लोग इसको प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं। क्यों प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं मैं आपको ही बता रहा हूँ। अगर डेकोरेट करना हो तो कितने टाइप से डेकोरेट कर सकते हैं? इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इतना ही टाइप है। इन्फिनाइट टाइप से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप होंगे डेकोरेशन के, लेकिन प्रोग्रेशन 3 गो निश्चित टाइप है। या तो फिक्स बढ़े या तो फिक्स घटे, पहला टाइप। दूसरा टाइप है या तो मल्टीपल ग्रुप में बढ़े, जस्ट लाइक 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो गारंटी कि अगला नंबर क्या होगा 128 होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मेरी बात समझ में आ रही है। ये एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन सीक्वेंस के वैसे 3 पार्ट, या तो फिक्स बढ़े या तो फिक्स घटे, दैट इज टर्म। दूसरा पार्ट फिक्स मल्टीपल ग्रुप में बढ़े, और तीसरा एक पढ़ना होता है जो फर्स्ट टाइप आप लोग पढ़े उसका ठीक रेसिप्रोकल, मतलब 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, 1/17। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो गारंटी होगा कि अगला 1/20 होगा। तो ये सब भी सीक्वेंस है, सारे सीक्वेंस हैं। जैसे आप पॉलीगन को समझते हैं, पॉलीगन और ट्रायंगल का रिलेशन समझते हैं, उसी तरह जितने ही प्रोग्रेशन है सब सीक्वेंस है। लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि सारे सीक्वेंस को एक तरह से हम क्लासिफिकेशन करके नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें इन्फिनाइट टाइप हो सकता है, बहुत सारे टाइप से डेकोरेट किया जा सकता है। लेकिन प्रोग्रेशन में 3 ही टाइप हो सकता है, या तो फिक्स बढ़े फिक्स घटे, या मल्टीपल ग्रुप में इंक्रीज हो, या जो फिक्स बढ़ रहा है उसका रेसिप्रोकल फिक्स बढ़े। मेरी बात समझ में आ रही है। दैट इज अ प्रोग्रेशन। हमको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन को सीक्वेंस के 3 पार्ट हो गए, इन तीनों पार्ट को प्रोग्रेशन में रख दिया गया। आइए अब पहले हम लोग डिस्कस किए सीक्वेंस क्या है, अब डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन मैंने आपको टाइप बताया कि सीक्वेंस का 3 टाइप होते हैं, वो प्रोग्रेशन में आते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक प्रकार का सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस मतलब नंबर ऑफ मतलब डेकोरेशन का कोई ना कोई एक निश्चित रूल के अनुसार डेकोरेट किया जाए, उसी को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप हम लोग को पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th क्लास में पढ़ना है। सेकेंड टाइप है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा टाइप है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में। ये आपको पढ़ना है 11th क्लास में, और ये आपको पढ़ना है बीएससी में बच्चे पढ़ते हैं या बीटेक में पढ़ते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ पढ़ना अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट कैसे समझते हैं, उसके पहले 2-3 पॉइंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। जैसे अगर 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट या 2, अभी हम ये नहीं बता रहे कि कौन प्रोग्रेशन है, बस एक टॉपिक्स बता रहे हैं। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट, ये जो कॉमा के साथ लिखे हुए हैं इसको हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं। ये क्या है? टर्म्स हिंदी में कहते हैं पद। ये सब क्या है? जैसे पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो कुल मिला के अभी तक हम लोग ये समझे कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन के टाइप्स क्या हैं, एपी, जीपी और एचपी। और अभी हम लोग का 10th क्लास का जो टॉपिक है मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। अभी तक सिर्फ समझ रहे थे कि प्रोग्रेशन, अभी हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी। इसको जीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। इसको एचपी कहते हैं और हिंदी में हरात्मक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हमको पढ़ना ही, बारी बारी सबका थोड़ा सा इंट्रो जान ले हम, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इंट्रो जान ले कि एचपी, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, एपी क्या होता है। जब बहुत सारे टर्म हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं समझा रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से फिक्स रूप से इंक्रीज करे या फिक्स रूप से डिक्रीज करे, जस्ट लाइक 2, 4,
6, 8, 10, 12, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए तो 2 इंक्रीज कर रहा है सब में। अगर ये एपी में है कि नहीं, इसका सेकेंड सीधा सीधी है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक फिक्स टर्म मतलब फिक्स वैल्यू इंक्रीज करते जाए तो समझ लीजिए ये कि हमारा ये टर्म, ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इंक्रीज ही ना करे, डिक्रीज भी करे तब भी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखते हैं, जैसे 19, 17, 15, 13, 11 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। क्यों एपी है कि 17 में से 19 सब्सट्रैक्ट करेंगे -2, 15 में से 17 सब्सट्रैक्ट करेंगे -2, 13 में से 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे -2। देख रहे हैं सब में घटा रहे हैं, प्रत्येक टर्म्स के उसके पिछले वाले टर्म को घटा रहे हैं तो -2 आ रहा है। तो समझ लीजिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा परिचय है कि प्रत्येक टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, तो समान एक ही टर्म आना चाहिए, एक ही वैल्यू आना चाहिए। उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसको मैं बाद में विस्तृत रूप से बताऊंगा, पहले मैं सबको बारी बारी से इंट्रो दे रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आपको एपी समझ में आ गया होगा। मतलब बहुत सारे वैसा अरेंजमेंट, वैसा सीक्वेंस, वैसा प्रोग्रेशन जिसके प्रत्येक टर्म के उनके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल हो, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आई बात आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल ग्रुप में इंक्रीज करें, जस्ट लाइक 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 डॉट डॉट डॉट। ये आपका जीपी है मल्टीपल ग्रुप में। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको कैसे चेक करते हैं? इसमें करते क्या है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, 4/2 2। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं, 8/4 दैट इज़ 2। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड करते हैं, 16/8 दैट इज़ 2। मेरी बात समझ में आ गई? सबका देख रहे हैं और रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं? इसी को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये हमको पढ़ना है 11th क्लास में। बस मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस जीपी में कब होगा, जब उनके टर्म मल्टीपल ग्रुप में इंक्रीज करें। देख रहे हैं 2 to 4। एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जस्ट एक, जैसे 3, 9, 27, 81। देख रहे हैं 2 4 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। ये सब क्या है, जीपी में है। मतलब मतलब मल्टीपल ग्रुप में इंक्रीज करें, इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और लास्ट होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी क्या है? एचपी को समझने के लिए एपी आपको आना चाहिए कि इफ़ 3 5 7 9 11 अगर ये एपी में है, देन वी कैन राइट 1/3 1/5 1/7 1/9। ये क्या होगा, एचपी में होगा। मतलब किसी भी टर्म्स को अगर एचपी में है कि नहीं ये पता करने के लिए उसके जो टर्म्स है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और देखेंगे रेसिप्रोकल एपी में है तो वो एचपी में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछे, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैं पूछे कि 1/5 1/10 1/12 डॉट डॉट, ये पूछा है कि एचपी में है कि नहीं, तो इसकी एलिमेंट का रेसिप्रोकल करें तो ये 5 होगा, ये 10 होगा, ये 12 होगा। अब देखिए तो ये एपी में है नहीं है, क्योंकि 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा और 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आया। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यानी ये एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो ये भी एचपी में नहीं है। किसी भी टर्म्स को एचपी में होने के पहले उसके एलिमेंट के रेसिप्रोकल को एपी में होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इंट्रो के रूप में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। अभी लेकिन बेसिकली हमको विशेष रूप से पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने आपसे वादा किया है कि हम लोग 10th क्लास के सारे क्वेश्चंस, पूरे बुक एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं सब मैं डिस्कस करूंगा। आइए अब देखते हैं अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम लोग समझें, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही। और अलग अलग टॉपिक मैंने एपी आपको समझाया, जीपी समझाया, एचपी समझाया, लेकिन मेन फोकस हम लोग का एपी पे रहेगा। ठीक है, तो एपी को पहले समझते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए, किस फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म a + d a + 2d
ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, ए आपका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म, डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी मैंने आपको एपी का एक डेफिनेशन बताया, क्या बताया डेफिनेशन, कि कोई ना कोई टर्म इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, एक फिक्स वैल्यू इंक्रीज करता है तब भी एपी में है, या डिक्रीज करता है तब भी एपी में है। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे, हमको पढ़ना क्या आते हैं क्लास में, पढ़ना है कि कोई दिया हुआ प्रोग्रेशन वो एपी में है कि नहीं, पहला चीज़। उसके बाद उसमें दो आइडेंटिटी है, पहले एपी में है कि नहीं हमको ये पहचानने आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे और कैसे किसी को बताएंगे कि ये जो प्रोग्रेशन गिवन है वो एपी में है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि 5, अभी मैंने 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट डॉट। अब एपी में है कि नहीं, मान ली 4 ही टर्म में लिखते हैं डॉट डॉट, 5 टर्म में। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, मतलब प्रत्येक टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को घटाया जाता है। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 7 गया 2। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 9 गया 2। फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 11 गया 2। मेरी बात समझ में आ रही, देख रहे हैं सबका डिफरेंस सेम है, इसीलिए तो इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन है सब में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको कहते हैं सार्व अंतर। ये इसको प्रथम पद, इसको सार्व अंतर। तो पहला हमको पढ़ना है, पूरा एक्सरसाइज पहला है 5.1 में कि कौन सा प्रोग्रेशन एपी में है और कौन सा प्रोग्रेशन एपी में नहीं है। तो पहला इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसमें 2 फार्मूला पढ़ना है, उनमें दोनों फार्मूला को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। पहला फार्मूला क्या है, 2 आइडेंटिटी है। पहला आइडेंटिटी है nth टर्म का। nth टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं, मतलब nवां पद, उसको हिंदी में nवां पद कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अभी nth टर्म है क्या, इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है, इसका कैसे यूज करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि यही फार्मूला यूज करना है। बच्चा के मन में ये सवाल आता है आमतौर पे कि फार्मूला तो दे दिया गया, इस फार्मूला को प्रैक्टिकली यूज कहाँ करेंगे, कैसे समझेंगे कि फार्मूला यूज होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि ये कोई एपी दिया हुआ है और सवाल आपसे पूछे कि इसका छठा टर्म कौन सा है, तो आप फटाक से यहाँ 2 जोड़ के लिख देंगे 15, छठा टर्म 15 है। 7वां टर्म कौन सा है भाई, तो आप 17 बता देंगे। लेकिन पूछ दिया जाए 22वां टर्म कौन सा है, 25वां टर्म कौन सा है, तो लिख सकते हैं, लिख के आपको बताना पड़ेगा, लेकिन टाइम टेकन है। हमको जल्दी से बताना हो कि कोई भी किसी भी एपी का कौन सा टर्म क्या होगा, उसके लिए आइडेंटिटी लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एपी है, अब हमको बताना है कि इसका 20वां टर्म कौन सा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 20वां टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए। ए क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वही तो ए है। डी क्या है, जो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे वही तो डी है। डी निकल गया। हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, मान लेते हैं 20वां टर्म फाइंड करना है, तो n का वैल्यू 20। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान रहे कि n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अब 20वां टर्म निकालना है तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो वैल्यू मैंने चुना इसमें पुट कर दीजिए। n की जगह a की जगह पे 5 प्लस n-1 मतलब 20-1, और d की जगह पे 2 मतलब 5 प्लस 19 इंटू 2 मतलब 5 प्लस 38, और 38 में 5 ऐड करेंगे तो 43। मतलब इस एपी का 20वां टर्म 43 होगा। तो हमको ये फॉर्मूला, ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी के सहारे हम किसी एपी का कौन सा टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग पूरा चैप्टर एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 से हम लोग पूरा पढ़ेंगे पूरा चैप्टर को। तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रो समझाया, सबसे पहले पढ़ना कि क्या कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। उसके बाद एक आइडेंटिटी बताया, एक और आइडेंटिटी है जो चैप्टर के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी हम लोग एपी का इंट्रो समझें, एपी क्या था, एपी को पहचानेंगे कैसे। उसमें 2 आइडेंटिटी, पूरे चैप्टर में 2 आइडेंटिटी है। पहला एक आइडेंटिटी है nth टर्म फाइंड करने का, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। इसका आइडेंटिटी होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया।
और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। इसका आइडेंटिटी होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ और ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। अगर ये क्वेश्चन एराइज, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा टर्म कैसे होगा, आपको समझ में आ गया। सेकेंड आइडेंटिटी का यूज, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 टर्म का सम कितना है तो आप देख के बता देंगे 8। 3 टर्म का सम कितना है तो आप बता देंगे 15। अगर कोई पूछे 20 टर्म का सम तो फिर 20 को टर्म लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम कैसे डायरेक्ट बता रहे हैं आइडेंटिटी का यूज करके, वो अभी हमको पढ़ना है। जस्ट लाइक जैसे हमको पता करना है कि 1, 2, 3, 4, 5 टर्म का सम फाइंड करना है। आइडेंटिटी के से थ्रू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले a, उसके बाद d 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2, और उसके बाद n कितने टर्म का सम फाइंड करना है? 5। अब हमको एस एन फाइंड करना है, तो एस एन का वैल्यू होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। n का वैल्यू 5/2, 2a का वैल्यू 3 प्लस n-1 5-1 और d का वैल्यू 2। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। 5/2 दैट इज 6, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 जाए 8। ठीक है, तो 5/2 8, 6, 14, 2 7 जा 14 और 7 5 जा 35। मतलब 5 टर्म का सम 35 आया। आप ऐसे ऐड करके देखिए तो 3 5 8, 8 7 15, 15 1 16 और 16 9, 25 का 5 और 2 1 3, 35 आ जाएगा। मतलब ऐसे भी टर्म को ऐड करके देखिए तो इतना ही आएगा। तो ये एक आइडेंटिटी है जो किसी भी बड़े बड़े सम को हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूरे एक्सरसाइज 5.1 को एनसीईआरटी का जितना चैप्टर है प्रोग्रेशन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो भी पसंद आएगा तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आर.डी. शर्मा पे भी काम करें। और इसके अलावा आपके पास ट्रिक, एपी का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जाएंगे जो बिहार बोर्ड में तो यूज़, मतलब आपके सीबीएसई में बिहार बोर्ड में यूज़ लायक नहीं है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामों में आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ट्रिक छोटा सा दिखाता हूं और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का कोई चैप्टर। एक क्वेश्चन ये है, अगर कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4 से लेके 100 तक अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर 1 से लेके 100 नहीं, आप जहाँ तक जाएँ, मान लेते 700 तक, कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि बेसिकली ये एपी का क्वेश्चन हुआ और हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। जैसे अगर एपी में बनाते तो कैसे बनाते हैं, 1 से लेके 700 तक कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होगा। जैसे सबसे पहले 7 है, 14 है, 21 है, मेरी बात समझ में आ रही है, और लास्ट आपका 700 है। तो पता करना होगा कि कितने टर्म्स हैं। इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि हम बता सकते हैं कि 1 से लेके 700 तक ये जो नंबर हैं ये कितने हैं, कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 700 तक जो 7 से डिविजिबल हो। इसका सिंपल सा तरीका है, जो लास्ट नंबर है उसमें जिससे आपको चेकअप करना है उसे डिवाइड कर दीजिए। 7 से 700 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 100। मतलब 1 से लेके 700 तक टोटल 100 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हो। आपको अगर अच्छे से नहीं समझ तो एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लेते हैं 1 से लेके कितना 700 तक कितने नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा? तो क्या करते हैं, लास्ट वाला जो नंबर है उसमें 13 से डिवाइड कर दीजिए, और जो मेरा क्वोशिएंट आएगा, मतलब 13 से 700 में भाग देंगे तो जो मेरा भागफल आएगा उतने नंबर 13 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर 13 5 जा 65, 5 आया। अब कितना बार में लगेगा? 13 3 जा 39, 11 आया, तो क्वोशिएंट मेरा कितना है? 53। मतलब 1 से लेके 700 तक टोटल 53 नंबर, 53 को ऐसे नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल होगा? 13 से डिविजिबल होगा। ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।